ओके, 6th लेक्चर है और बेटा आज हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन दोनों को फिनिश करना है। फटाफट से आ जाइए। अभी तक कितनी चीज़ें हमने कर ली हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आ जाओ बेटा, देखो हम लोगों ने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इम्पैक्ट सॉरी और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट 6, हाँ, और उसके पहले बेटा आपके ये हो गए गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल। ठीक, ये हो गए आपके। अब जो बचे बेटा वो छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए तो आज आपने नोट करना है बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, 7th कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, तो बेटा व्हाट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट पहले लिखिए। एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एन एसेट as so in the balance sheet, in the balance sheet must be its historical, its historical cost और acquisition cost और एक्विजिशन कॉस्ट। कह रहा है बेटा कि हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट की वैल्यू दिखाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्या होता है बात करेंगे बाद में। अभी ये समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे बेटा, जो भी चीज़ें अपन बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो वो एसेट जो आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो वो एसेट किस कॉस्ट पे दिखाना चाहिए बेटा इनको, हिस्टोरिकल पे या एक्विजिशन पे, हिस्टोरिकल पे या एक्विजिशन कॉस्ट पे। तो सवाल ये उठता है कि हिस्टोरिकल या एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है। अब देखो यहीं से फिर बेटा आपका जो है डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्डअप हो जाएगा आपका, किसका, डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हिस्टोरिकल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे बेटा सपोज दैट हम कोई एसेट ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये केसीसी है और हमें एक प्रोजेक्ट डिजिटल बोर्ड लेना है। क्या लेना है बेटा, डिजिटल बोर्ड, ये हमें लेना है। तो बेटा मैं एट द प्रेजेंट टाइम इलाहाबाद में हूं और मान लो मुझे ये बोर्ड दिल्ली से मंगाना है। कहां से, दिल्ली से। तो इस बोर्ड की परचेस प्राइस जो है, जो हमने बोर्ड परचेस किया, मान लो 3 लाख है। कितना है, 3 लाख। सुनना बहुत ध्यान से, 3 लाख। अब बेटा जी एक बात बताइए मुझे, आपने परचेस केवल कितना दिखा दिया, 3 लाख हो गया बस। नहीं बेटा, सुनेगा ध्यान से। ये दिल्ली से ट्रांसपोर्ट में आया, जो ट्रांसपोर्ट में आता है, तो ट्रांसपोर्ट में आने का बेटा जो चार्जेस था वो 10,000 रुपीज था। ठीक, उसके बाद बेटा ये हमारे यहाँ आते आते फिर इस पे वेजेस एक्सपेंस हो गया 1,000। तो एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब कि हमारे यहाँ इंस्टॉल होने तक
टोटल एक्सपेंस हो गया 3,11,000 दिस कॉल्ड एक्विजिशन कॉस्ट, और इसे ही क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। आप सोच रहे होगे सर हम इस पे दिखा देते काम खत्म हो जाता, इस पे कह रहे नहीं, आप इस पे ना दिखा के किस पे दिखाइए, इस पे दिखाइए, इस वाले पे दिखाइए, आपको इस पे नहीं दिखाना है। सॉरी बेटा, ठीक, तो आपको जो दिखाना है वो किस पे दिखाना है बेटा, 3,11,000 पे, उसी को क्या बोलेंगे, एक्विजिशन कॉस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किन किन कॉस्ट को इंक्लूड करना है। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस नोट, डायरेक्ट एक्सपेंस related to, डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू, एक मिनट बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट, उसको हम क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड करेंगे। तो और बेटा इसको डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में, कि एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है, कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन सी चीजें एक्सक्लूड होती हैं, ठीक है, वो सारी बातें बाद में करेंगे। मैं बस यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है बेसिकली। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी एसेट हमने परचेज किया है, या जो भी एसेट हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, हम उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे या हम उसके एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, ओके सर, नोट कर लिया, यस सर। ठीक बेटा, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया, ठीक, तो क्यों क्रिटिसाइज किया गया उस चीज को जरा देख लें, क्रिटिसिज्म। तो बेटा इसको जो क्रिटिसाइज करने का मेन रीजन था कि अंडर दिस मेथड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट इज नॉट कंसिडर। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में बेटा एसेट के प्रेजेंट वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं। सेकंड बेटा, ठीक, अगर हम इसको अगर बेटा इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा देंगे तो हमें कंपैरिजन नहीं करने, मतलब अगर हम एसेट को कंपैरिजन कर रहे हैं किसी और एसेट से तो वो रॉन्ग है, बिकॉज जो चीज़ आज है वो या तो उसके प्राइजेस, भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्राइजेस भी तो बढ़ेंगे, तो एक कांस्टेंट प्राइस रखना ये भी क्या है, गलत है। तो कंपैरेबिलिटी के पर्पज से भी ये गलत हो गया। थर्ड बात ये बोला गया बेटा कि मैनी एसेट just like human resource
human resource do not have acquisition cost, do not have acquisition cost. तो इसीलिए बेटा ये इसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या नहीं कंसीडर करते बेटा, आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बेटा प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, बिकॉज प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता रहता है, जिसकी वजह से हम अगर किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर सही सही नहीं कर पाएंगे बेटा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और बहुत से ऐसे अकाउंटिंग होते हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होती। तो उसकी दशा में अगर हम इस मेथड पे आएंगे तो हम कॉस्ट को कंसीडर या कॉस्ट को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेटा आगे जाके फॉर सच रीजन रिमार्क, रिमार्क हाँ लिखना है बेटा, फॉर सच रीजन, फॉर सच रीजन other method, other method of valuation, other method of valuation, other method of valuation जैसे कि पहला प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू हो गया बेटा, दूसरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, थर्ड बेटा मार्केट वैल्यू। ठीक, तो ये अलग अलग मेथड लाए गए बेटा, हम अलग से बेटा इनका एक लेक्चर लेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, तो इनका भी मैं एक अलग से लेक्चर वीडियो बनाऊंगा आपको और सारी बातें उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट में इतनी सारी चीज़ें बहुत हैं सर, बहुत ज़्यादा आप लिखवा देते हैं, क्या करें बेटा, सीए पढ़ना है ना, तो सीए के लिए इतना लिखना ही पड़ेगा, तो इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आगे बढ़ लें। सर इजाज़त है, हमने कहा थैंक यू। तो सेवन्थ कॉन्सेप्ट हो गया, एट्थ कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एट है बेटा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में 2 मिनट आपको समझा लूं, फिर नोट करके फिर मैं इसके चीजों को समझाता हूं। ठीक, सुनेगा बेटा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है कि हम बेटा एसेट की वैल्यू में जो भी चेंजेस होगा, एसेट के वैल्यू में अगर कोई चेंजेस है, एसेट के वैल्यू में अगर कोई चेंजेस है, वो तभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो एक्चुअल में सेल होगा
या डिस्पोज ऑफ होगा या डिस्पोजल होगा। डिस्पोजल का मतलब भी बेटा सेल ऑफ ही होता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम एसेट की वैल्यू में तभी इंक्रीज मानेंगे या हम एसेट की वैल्यू में तभी चेंज करेंगे जब ये एक्चुअल में रियलाइज हो जाए, मतलब कि हम उसको सेल कर दें, तभी एसेट में हम कोई चेंजेस को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम चेंजेस को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि किसी भी एसेट की वैल्यू में, जैसे कि मान लीजिए हमारे एसेट का जो मार्केट वैल्यू है, या हम ऐसे लिख लेते हैं एसेट का मार्केट वैल्यू मान लीजिए 1,00,000 रुपए है। कॉस्ट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट उसका मान लीजिए 80,000 रुपए है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना बेटा? 80,000 रुपए। और बेटा हमने उसको ठीक रियलाइजेबल वैल्यू जो है उसका बेटा वो जो है मान लो 1,10,000 है। तो बेटा ये 1,10,000 पे तभी हम दिखाएंगे जब ये क्या हो जाएगा? सेल ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज हम इस पे नहीं दिखाएंगे, हम हमेशा किस पे दिखाएंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे। तो कहने का मतलब कि हम एसेट में कोई चेंजेस एसेट की वैल्यू में तभी करेंगे जब वो क्या हो जाए? सेल ऑफ हो जाए, डिस्पोज हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तभी हम ऐसी बात करेंगे। ठीक, तो इसमें जरा लिख लीजिए, इसमें जरा लिख लीजिए बेटा, लिखिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेटा। एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एज पर realization concept, an asset is an asset is recorded an asset is recorded at its historical cost, and any change and any change in value should be in value should be only recognized, या should be consider should be consider should be considered when it is realized, when it is realized when it is realized or at the time of sale or disposed। वही बात मैंने बताई आपको कि अगर कोई चेंजेस, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अभी बेटा हम इस पे केस करेंगे ना, केस स्टडी मैंने इसमें से हटा दिया कि थोड़ी क्लास बोर हो जाती बेटा और टाइम लग जाता, तो मैं केस स्टडी को मिक्स करके कराऊंगा, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा नॉलेज बूस्ट अप होगा जब हम केस स्टडी को मिक्स करके कराएंगे तो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, तो सर फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बेटा कॉस्ट उसका 90,000, मार्केट वैल्यू बेटा उसका कितना है? 1,00,000 रुपए। रिकॉर्ड किस पे करेंगे बेटा? कॉस्ट पे। किस पे करेंगे? कॉस्ट पे। कभी भी हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये चीज याद रखिए। किस पे करेंगे बेटा? कॉस्ट पे। हाँ, मार्केट वैल्यू पे तब रियल रिकॉर्ड करेंगे जब एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा।
मान लो सेल कितने पे हो गया बेटा, 1 लाख पे। तो अब जो रिकॉर्ड करेंगे वो किस पे करेंगे बेटा, अब जो रिकॉर्ड करेंगे वो करेंगे इस पे, इफ नॉट सेल, तब इस पे, इफ सेल आउट तब इस पे। तो फर्क समझिएगा बेटा कि कहना क्या चाहता है। अगर सेल कर दिया तो जो एक्चुअल प्राइस पे सेल किया उस पे हम उसको दिखाएंगे, अदरवाइज अगर सेल नहीं किया है तो उसका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उस पे उसको हम शो करेंगे। ठीक, ठीक बेटा, एक चीज याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि कितने ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड हैं, कितने ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चन कभी कभी बाय द वे पूछ देता है बेटा 4 मार्क्स में कि ऐसे कितने कॉन्सेप्ट हैं बेटा टोटल जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड है, जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ऐसे 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला जो आपने पढ़ा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा जो था वो था बेटा, अभी पढ़ के आए हैं आप, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बेटा तीसरा जो पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे प्रूडेंस, प्रूडेंस। या अभी बेटा दो ही मान लीजिए, तीसरा जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो टोटल बेटा 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3। तो अगर कभी पूछो कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट से रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट हैं तो आप क्या बताओगे। अभी फिलहाल में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर दूसरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा अभी हम आगे देखेंगे कौन सा होता है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया, यस। अब आइए बेटा डुअल एस्पेक्ट, 8वां है, नहीं 8वां नहीं होगा, 9वां, 9वां है बेटा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा बेटा, मैं आपके साथ जानते हो क्यों लिखता हूं, इससे तुमको क्लास वाली फीलिंग आए। मैं चाहूं तो बेटा मैं पीपीटी भी बना के पीडीएफ भी शो कर सकता हूं, मेरा वर्क बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको अदरवाइज में ना लें तो मैं बता दूं यूट्यूब पे सबसे आसान है पीडीएफ के थ्रू एक्सप्लेन करना, बट या पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन करना देखने में बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम है मैंने भी पीपीटी बनाना स्पेशली अपने टाइपिस्ट जो हमारे यहाँ टाइपिंग का वर्क करता है मैंने उससे सीखा पीपीटी बनाना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मजा लिखने में है, साथ साथ लिखने में है, चीजों को समझने में है, चीजों को अंडरलाइन करने में है, एक्चुअल क्लास की फीलिंग आएगी। अदरवाइज तो फिर बेटा तो बहुत चीजें हैं, अब क्या कहा जाए। तो पीपीटी और पीडीएफ एक एक्सप्रेस करने का तरीका हो सकता है, लेकिन क्लास इंटरेस्टिंग तभी होगा जब आप मेरे साथ साथ लिखें, समझें और मुझे कमेंट में बताते जाएं कि सर ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हो सकेगा तो मैं तुरंत कर दूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट डे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेटा पूरा का पूरा अकाउंटिंग हमारा इसी पे बेस्ड है। इसको बोलते हैं मेन कोर ऑफ अकाउंटिंग, मेन कोर ऑफ अकाउंटिंग है।
ये कोर ऑफ अकाउंटिंग लिख दीजिए, यही बहुत है। बेटा एज पर दिस कॉन्सेप्ट, एज पर दिस कॉन्सेप्ट every transaction or event, transaction or event has two aspect, has two aspect। ये कहता है कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन और इवेंट हैं, जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हैं, बेटा मुझे भी समझाना है कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो अभी चलिए मैं आगे जाके लेक्चर एक अलग से लेक्चर लूंगा कि ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन इवेंट होंगे उनके दो एस्पेक्ट होंगे, उसी दो एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा इसके आगे, which have to be recorded, which have to be recorded in the books। और इसी में हम दो अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसी अकाउंट के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, जो है चीजों को डिवाइड करते हैं, ठीक। तो इसी डुअल एस्पेक्ट के थ्रू बेटा हम लोगों ने एक चीज बताया कि एसेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी। एक इक्वेशन दिया था हमने, देखो हमारी जिंदगी में भी कुछ एसेट होता है और कुछ लाइबिलिटी होते हैं, मतलब कुछ हमारे पास होता है और कुछ हमें देना होता है। वैसे बिजनेस में भी दो ही चीज होता है, एसेट और लाइबिलिटी, बिकॉज अपन ह्यूमन बीइंग है एंड द बिजनेस इज आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन दोनों हैं, हम नेचुरल हैं, वो आर्टिफिशियल है। तो जस्ट जैसा हम वर्क करते हैं वैसा वो भी करता है। तो जैसे हमारी जिंदगी में एसेट और लाइबिलिटी है, वैसे ही बिजनेस की जिंदगी में एसेट और लाइबिलिटी होते हैं, ठीक। अब आपकी जिंदगी में अभी एसेट और लाइबिलिटी नहीं आया है, ठीक है, बट हम लोगों की जिंदगी में आ गया है, ठीक है। अब आप ये मत सोचने लगा कि हमारे पास क्या क्या एसेट हैं, हमारे पास क्या क्या लाइबिलिटी है। तो चलो आ जाओ, तुम्हारी लाइबिलिटी केवल पढ़ना है, ठीक है, तुम्हारे एसेट जो है बुक्स हैं, ठीक। ज्यादा हो गया, चलो अच्छा, ठीक। एसेट और लाइबिलिटी, तो चले बेटा। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने कहा क्या चेंज करते हैं, तो उन्होंने कहा एसेट कर दीजिए इज इक्वल टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में उन्होंने कहा कि आप दो काम कर दीजिए। हमने कहा क्या कहें, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। भाई कैपिटल मतलब जो ओनर देता है, ठीक, जो ओनर देता है। फिर हमने कहा ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। फिर हमने एसेट को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो एसेट बना बेटा मेरा फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट। लाइबिलिटी भी दो तरीके की बनी, एक लॉन्ग टर्म, एक करेंट। करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक करेंट लाइबिलिटी। देखते जाइए बस, ठीक। कभी भी कोई इक्वेशन एग्जामिनेशन में दे देगा और कहेगा बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, तो कुछ भी दे सकता है, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक।
अब बेटा फिक्स्ड एसेट, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, मेरे आका जो आपका मन हो वो करिए, हम क्या बोले, तो हमने कर लो भैया फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट। बेटा ये करेंट लाइबिलिटी को इधर लाइए, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये बातें बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में ट्रू फॉल्स कुछ भी दे सकता है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। या तो इसकी जगह पे फिर आप ऐसे लिख सकते हो फिक्स एसेट, फिर कलर चेंज कर दें, जो मन में आए सर वो करिए। फिक्स एसेट, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक, अभी लिखिएगा मत। तो बेटा देखो क्या हुआ, एसेट को एसेट किया मैंने, लाइबिलिटी को कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिख दिया, दोनों ही लाइबिलिटी हैं, या इसे इंटरनल और एक्सटर्नल बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर दो पार्ट में किया, फिक्स्ड और करेंट, इसको भी दो पार्ट में किया, लॉन्ग टर्म और करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को यहां लेके आया और इन दोनों को मिला के क्या बनता है बेटा, वर्किंग कैपिटल बनता है। तो फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। फिर ऐसा भी हो सकता है, फिक्स एसेट, सुनते जाइए, प्लस वर्किंग कैपिटल, ये प्लस है इधर आएगा माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्या बोलेगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, इज इक्वल टू कैपिटल। तो बेटा ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके एग्जामिनर इसमें से कोई भी चीज उठा के दे देंगे ट्रू एंड फॉल्स में, और मेरा बच्चा केवल एक पढ़ के जाता है, ये वाला, इससे ज्यादा वो कुछ पढ़ता ही नहीं, उसका लगता है इतना बहुत है, इतना जिंदगी में कर लिया बहुत है। हमने कहा वेरी गुड, समझो आगे बात को, ठीक। इतना नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया मेरा, फिर 10वें पे आते हैं, ठीक। इतना नोट कर लो, 5 मिनट का ब्रेक देते हैं आपको, ठीक है, जल्दी नोट करो। ठीक है बेटा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे बस छोटा छोटा बच्चा है लल्ला, बहुत छोटा छोटा है ना, बस खत्म होने वाला है, ठीक। हाँ, इसी में बेटा एसेट इंक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होता है, ठीक। एसेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। फिर क्या होता है, लाइबिलिटी डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो ये चीज़ों के लिए बेटा मैं सेपरेट लेक्चर दूंगा, मैं एक ही में हौच पौच नहीं करूंगा, मैं छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा, बट बेहतरीन लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए। एक ही साथ बेटा वो एकदम वो नहीं कर देना, मुझे हौच पौच नहीं करना, ठीक। डुअल एस्पेक्ट समझ में आ गया, यस सर, ओके बेटा। 10th पे आ जाइए।
10th, full disclosure, full disclosure। बेटा फुल डिस्क्लोजर का मतलब जो हमारे बिजनेस का, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत मतलब अब थोड़े कम कम इंपॉर्टेंट बचे हैं, बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन, क्या बेटा, सारी इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करनी है कहाँ पे, उसके यूजर्स तक। इसी को कहते हैं बेटा फुल डिस्क्लोजर। मतलब बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर उसका यूजर मांगता है तो उसके यूजर तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ठीक, और कुछ भी नहीं है। ठीक। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। यूजर मैं यहां पे लिख दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका आता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। ये सारी चीजें किस में आती है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। और ये इसकी इंफॉर्मेशन हमारे टारगेट यूजर तक, जो हमारे यूजर है उसको एकदम सही सही, एकदम किसी तरीके से छुपाए हुए आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट। लिखिए इसके बारे में। सर इतना लिख लें? अच्छा पहले लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ, ठीक है। लिखिए मेरे साथ, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, as per this concept, all the event and all the event and transaction, all the event and transaction which are which are relevant shall be disclosed in the books of account, shall be disclosed in the books of account। सारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमारे बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए, और उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ करनी है, यूजर में। वही बात तो बोला मैंने बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख दे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों बात। या तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट लिख दीजिए, या तो बेटा क्या लिख दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दीजिए, जो मर्जी आपकी, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए। यस सर। ठीक।
ठीक है बेटा, इसको नोट कर लिया। अच्छा सर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे आपने कोई रूल्स तोड़ा है बिजनेस का, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं जैसे कि अगर आपने कोई वायलेशन किया है ऑफ कॉपीराइट, तो उस वायलेशन ऑफ कॉपीराइट को आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करना होगा कि आपने यहाँ पे वायलेशन ऑफ कॉपीराइट तोड़ा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपने किया, जो भी चीजें जो लीगल हैं, ठीक है, और जो रिलेवेंट हैं, वो सारी चीजें आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फुल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बेटा कि आपने वहां पे पढ़ा होगा, लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है, गुड्स के फीचर को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि बायर के क्या मतलब चीजें हैं, सेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज हैं। तो हम जब जैसे कि हम एक कार सेल कर रहे हैं, तो कार की जितनी भी बेनिफिट हैं, जितने भी लॉसेस हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छाई है, सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करें। हम केवल अच्छाई को डिस्क्लोज करके नहीं खत्म कर देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए जरा, द लीगल सूट filled with filled against a company for violation of for violation of violation of copyright shall be disclosed in financial statement। आप कुछ लोग कहेंगे सर एक्चुअल में क्या अमाउंट होगा, क्या नहीं होगा, एक्चुअल अमाउंट कितना होगा, ये अगर तय नहीं है, वो सब वहाँ की बातें हैं बेटा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी हम वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो रिलेवेंट है। यहाँ पे एक वर्ड है ना, रिलेवेंट, जो भी चीज़ें रिलेवेंट किसके लिए, यूज़र के लिए, वो सभी चीज़ों को हम कहाँ शो करेंगे बेटा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, ओके, नोट कर लिए बेटा। चलो 11th पे आ जाओ बेटा। बेटा सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, ठीक है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, इस वर्ड का मतलब ये थोड़ा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये बेटा इस बात पे डिपेंड करता है, कहता है कि सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, कहता है लीगल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेस है। मोर क्या है, सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब बेनिफिशियल, कितना बेनिफिशियल है, उस चीज के बेनिफिशियल इवेंट पे देखेंगे कि उसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, लीगल को नहीं, किसको तवज्जो देंगे, बेनिफिट को तवज्जो देंगे। अब आपको कि सर हमें बात समझ में नहीं आई, जैसे बेटा हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग हमने परचेज कर ली, लेकिन अभी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हमने पेमेंट कर दिया है, अब बताओ उसको रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे। भाई रजिस्ट्रेशन, जब तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, वहीं तो सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, जब तक रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं होगा तब तक हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यही बात है ना। तो कहता नहीं नहीं नहीं,
आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया है, पेमेंट कर दिया है, तो आप उसको क्या कर लो, रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं। ठीक, तो लिखिए सब्सटेंस लीगल ओवर लीगल फॉर्म, लिखिए इसके बारे में बेटा, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट the accounting treatment and presentation of financial statement of transaction and events should be governed by their substance, by their substance, not legal procedure, not legal process। हम उसके बेनिफिट को देखते हैं, सब्सटेंस का मतलब बेटा बेनिफिशियल हमारे लिए कितना है, बस रिकॉर्ड कर लेंगे। पेमेंट कर दिया भाई, लीगल प्रोसेस रह गया तो हो जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है, वो हो जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि लीगल प्रोसेस करें ही ना, रजिस्ट्रेशन पेपर लें ही ना। हम यहाँ पे कहते हैं ना किस चीज को आप ज्यादा वेटेज दे रहे हो। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट रजिस्ट्रेशन। अब बेटा हमने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर दिया, ठीक, और हमने पैसा रिसीव कर लिया, तो बेटा हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। हम इस सेल को कहां पे करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको शो करेंगे, सिंपल सी बात है, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं। इसका एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं बेटा, मे बी आपको समझ में आ जाए। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बेटा इसका, और वो कॉन्सेप्ट है बेटा हायर परचेज। एक सिस्टम होता है बेटा हायर परचेज सिस्टम। उसमें क्या होता है बेटा, सुनिएगा, एक सेलर होता है, और अच्छे से समझ में आएगा, और एक बायर होता है। सेलर इनको सेल करता है, मान लो एक तो मशीन सेल कर दिया जो कि 1 लाख की है, और जो बायर है उसका पेमेंट करता है 5 ईयर में और 5 इंस्टॉलमेंट में। कितने में बेटा, 5 इंस्टॉलमेंट। 20 यहाँ पे कर दिया, 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 और 20 यहाँ पे कर दिया। ये बेटा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। टोटल कितने ईयर में किया बेटा, 5 ईयर में, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, सेलर ने तुरंत इनको मशीन सेल कर दिया, मतलब यूजर कौन हो गया, बायर। लेकिन एक बात बताएं, इस मशीन का जो ओनरशिप है अभी भी किसके पास है, ओनरशिप सेलर के पास है। हायर परचेज सिस्टम में यही होता है, ओनरशिप किसके पास होता है, सेलर के पास, लेकिन मशीन कौन ले जाता है, यूजर ले जाता है, बायर।
बायर के पास ओनरशिप कब आएगा? जब उन्होंने लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देना है तब आना है, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे तब आना है, क्योंकि अगर हम पहले दे देंगे तो हो सकता पैसा ना दें। समझ में बात आ रही है? तो हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है कि सेलर बायर को इस कंडीशन पे गुड सेल करता है कि आप उसका पेमेंट किस में करेंगे बेटा? इंस्टॉलमेंट। किस में करेंगे? इंस्टॉलमेंट। सुनते जाइएगा, ठीक। तो ये जो ओनरशिप है ये कब ट्रांसफर होगी? ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? आफ्टर द लास्ट पेमेंट। हमारे लास्ट पेमेंट के बाद ओनरशिप को हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे, पहले नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तो सेलर को सेल कब मानेगा? ये हाँ आखिरी वाला इंस्टॉलमेंट देने के बाद? ऐसे तो यही होना चाहिए, तभी तो उसको सेल मानेगा। जब सारा पैसा आ जाएगा, ओनरशिप उनको दे देंगे, तब बात करेंगे इसको सेल में। मतलब सेल किए हैं आज और रिकॉर्ड करेंगे 5 साल बाद, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कहता है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। अब ओनरशिप जाए तो जाए, जब जाएगी तब देखा जाएगा। हमने सेल कर दिया, पैसा आ रहा है, इसको क्या मान लीजिए? सेल मान लीजिए। सेल मान के इसको क्या कर दीजिए? रिकॉर्ड कर दीजिए। इसको बोलते हैं बेटा सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब बेटा एक लेक्चर हमको और चाहिए, सॉरी हमने सोचा था आज खत्म कर देंगे, लेकिन लेक्चर बड़ा हो जाएगा इसलिए खत्म नहीं करेंगे। तो एक लेक्चर हमें और चाहिए। ठीक, थैंक यू।